एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री अड्डा पे। और आज हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। यस, बात करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पी ब्लॉक को हमारे साथ वीडियो के साथ आप कोशिश करिए। मैं आप लोगों को पी ब्लॉक में वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा और वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये है इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। आप जानेंगे इसके अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे एज पर योर सिलेबस। सो वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखिए। आई होप कि आप हमारे साथ पी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो को शेयर करेगा, वीडियो को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बात करते हैं, आपका टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन पर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में फिलअप किया जाता है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिलअप इन द पी सबशेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइडेड होती है। आप लोग को मालूम है, सबसे पहले एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक, उसके बाद डी एंड एफ। एस, पी, डी एंड एफ 4 ब्लॉक्स में आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल डिवाइड होती है। एक्सट्रीम लेफ्ट में अगर आपसे बात करी जाए तो एस ब्लॉक होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट। एक्सट्रीम राइट में बात की जाए तो यहाँ पे होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। और अगर डी ब्लॉक एलिमेंट की बात की जाए तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जस्ट मिडिल में लाई करते हैं, उन एलिमेंट को बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनके अलावा पीरियोडिक टेबल के बॉटम में लाई करने वाले लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड को बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन सब में मैं आज बात करने वाला हूं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। पी ब्लॉक एलिमेंट को स्टार्टअप करते हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, सारी चीजें बताते हैं। तो देखिए यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक elements are called representative elements। ध्यान देना, इनको क्या बोला जाता है बच्चों? इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ध्यान देना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कलेक्टिवली एलिमेंट्स को अगर एक साथ बोला जाए तो बोला जाएगा पी ब्लॉक, इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी कि ये पीरियोडिक टेबल के मेन एलिमेंट्स होते हैं और उनमें से आज मैं बात करूंगा केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। राइट, तो बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक इस ब्लॉक में लाई करते हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 पे बात करूंगा। तो देखिए ध्यान से, ग्रुप नंबर 13 में सारे के सारे एलिमेंट्स की आपको मैट्रिक बताता हूं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं, सारी चीजें वन बाय वन में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान दीजिए, ग्रुप नंबर 13 होता है बैगन, आलू, गाजर, इनको तलो। ध्यान देना, बैगन, आलू, गाजर, इनको तलो, ये होता है ग्रुप नंबर 13। ये होता है ग्रुप नंबर 14। यहाँ पे आपका होता है कहें शिव जी सुनो पार्वती। ये बेटा ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट को याद रखा जा सकता है। बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की, तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये आप लोग के एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 15 के। ग्रुप नंबर 16 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर आते हैं और सही से टीपो, ये एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 16 के। और चलते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, फिर कल बाहर आई आंटी, ये है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, फिर कल बाहर आई आंटी। और ये है ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट, यहाँ है आपका ही, नी, अर, कर, एक्स, रन। ठीक है, तो ये आपका होता है ही, नियर, कर, एक्स, रन। यानी कोई एक प्लेयर है किसी क्रिकेट टीम में जिसने नाम रखा गया है ही, नियर, कर, उसने किसी मैच में
एक्स रन बनाए हुए हैं, तो आप आसानी से इन एलिमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है, आप आसानी से लर्न कर सकते हैं इन एलिमेंट्स को। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ क्लास 12 के लिए, तो मैं बात करूंगा इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो के सीरीज में बात करने वाला हूँ ग्रुप नंबर 15 की बात करूंगा, 16 की बात करूंगा, 17 की बात करूंगा, 18 की, जितनी भी अपकमिंग वीडियो में इन सबको कवर करूंगा एज पर योर क्लास 12। सो आप लोग 1 बाय 1 वीडियो देखते जाइए, जैसे जैसे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए आप लोग को पी ब्लॉक में कवर करा के देने वाला हूँ, राइट। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ग्रुप नंबर 13 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2Np1। इसके पास टोटल होते हैं 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका होता है NH2Np2, इनके पास होते हैं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इनके पास होते हैं NH2Np3, यहाँ पर होते हैं 3 और 2 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ होता है बच्चों NH2Np4 होता है, ये होते हैं आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होता है NH2Np5, यानी कि ये होता है आपका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होता है NH2Np6 होता है, जो कि आपके होते हैं ग्रुप नंबर 18 के, यानी 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो ये हो गया इनके सारे ग्रुप का 1 बाय 1 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इनके अलावा पूरे पी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो देखिए सबके अंदर NS के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और P के अंदर 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन आपके लाई करते हैं। ध्यान देना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर 13 से लेके 18 के बीच एक साथ अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो S के इलेक्ट्रॉन के नंबर पूरे भरे होते हैं, और P में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा जनरल इंट्रोडक्शन के बाद में। इसके बाद ग्रुप नंबर 15 की केमिस्ट्री अगर हम स्टार्ट करें, तो ग्रुप नंबर 15 की केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको जानना होगा ग्रुप नंबर 15 इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स इज नोन एज नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोला जाएगा, ठीक है। और इनको बोला जाता है पिंकोनाइट्स, क्या बोला जाता है, ध्यान देना, ग्रुप 15 एलिमेंट इज नोन एज पिंकोनाइट्स या पिंकोजेंस बोलते हैं, पिंकोजेंस बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनको बोला जाता है पिंकोजेंस, और ग्रुप नंबर 15 से बनने वाले सारे कंपाउंड्स को बोला जाता है पिंकोनाइट्स। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना, ग्रुप नंबर 15 को बोला जाता है नाइट्रोजन फैमिली, या फिर इनके एलिमेंट्स को बोला जाता है पिंकोजेंस, और नाइट्रोजन यानी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से बनने वाले जितने भी कंपाउंड्स होते हैं दे आर नोन एज पिंकोनाइट्स। इसके एक चीज क्या करोगे, पिंकोनाइट्स बोलोगे। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे। पहले 2 एलिमेंट आपके नॉन मेटल होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं बच्चों। अगले 2 एलिमेंट जो होते हैं वो मेटलॉइड होते हैं, ध्यान देना, मेटलॉइड होते हैं। और लास्ट वाला टिपिकल मेटल होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में, बताओ ग्रुप नंबर 15 का कौन सा एलिमेंट टिपिकल है। आप बता सकते हैं बिस्मथ आपका जो एलिमेंट है वो टिपिकल मेटल की कैटेगरी में आता है, इसके पास बहुत ही कम मेटेलिक कैरेक्टर लाई करता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री ग्रुप नंबर 15 की हमने स्टार्ट की, जिसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया हर ग्रुप का, ठीक है। इसके अलावा अब हम जो बात करने वाले हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन में, नाइट्रोजन जो होता है ना, इसका पहला एलिमेंट है। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको कि जो नाइट्रोजन होता है वो डाई एटमिक एग्जिस्ट करता है। ध्यान देना, नाइट्रोजन आपका डाई एटमिक N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये जो है वो गैस स्टेट में होता है। कैसा होता है, गैस स्टेट। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी जाए तो आप कहेंगे ग्रुप का पहला एलिमेंट जो नाइट्रोजन होता है वो गैस होता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं अदर एलिमेंट वो सॉलिड फेज में होते हैं। नाइट्रोजन आपका डाई एटमिक होता है,
2 एटम मिला के एक मॉलिक्यूल बनता है, लेकिन बाकी जैसे एलिमेंट की बात करूं जैसे फास्फोरस, तो ये P4 मॉलिक्यूल बनाता है। ध्यान देना, क्या बनाता है? P4 मॉलिक्यूल बनाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, राइट। चलिए अब चलते हैं इसके बाद में। नाइट्रोजन आपका फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, N2 की फॉर्म में पाया जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ये 78% बाय वॉल्यूम पाया जाता है। ध्यान देना, एटमॉस्फेयर में आपने पढ़ा होगा सोशल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है गैस। इसके अलावा हम बात करते हैं जो नाइट्रोजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में भी पाया जाता है। जैसे 2 सॉल्ट के नाम बता रहा हूं जिनके मल्टीपल चॉइस में नाम पूछे जाते हैं। एक होता है चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर। ये चिले सॉल्ट पीटर जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3 को बोला जाता है चिले सॉल्ट पीटर। और एक होता है इंडियन सॉल्ट पीटर। क्या होता है बच्चों? इंडियन सॉल्ट पीटर। रिपीट करो साथ में, इनको बोला जाता है इंडियन सॉल्ट पीटर। इसका नाम होता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो मल्टीपल चॉइस के लिए चिले सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर का भी फॉर्मूला आप बता सकते हैं। इनके अलावा जो नाइट्रोजन होता है वो आपका और भी पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है आपका बायोमोलिक्यूल वाले टॉपिक की अगर बात करें तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो आपका प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। ध्यान देना, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन जो होता है एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का, ठीक है। तो ध्यान रखना जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हाई मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड्स होते हैं प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का नाम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में आप लोगों के पास में और भी पाया जाता है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। ध्यान देना, प्रोटीन के अलावा अमीनो एसिड आपको मैं लिख के दे देता हूं, अमीनो एसिड और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, ये नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड तीनों का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट है। तो आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस में इसका क्वेश्चन का जवाब आपको लिखने का चांस, सेलेक्ट करने का चांस मिल सकता है। तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब चलते हैं इसके बाद, इनका तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं आप लोगों से यहाँ पे केवल 2 प्रॉपर्टी की बात करूंगा। वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, छोटी छोटी वीडियो में आप लोगों को पूरा टॉपिक कवर कराने की कोशिश करूंगा। सो वीडियो को बिना स्किप करे एनर्जी के साथ देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं जनरल ट्रेंड्स की। जनरल ट्रेंड्स में आज केवल हमारे पास 2 टॉपिक कवर होंगे। पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो आपका रहने वाला है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, राइट बेटा। एटॉमिक साइज भी बोला जा सकता है, क्योंकि साइज जो डिपेंड करता है वो एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करता है। क्या कहेंगे आप? तो देखिए व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान देना, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, तो बच्चों इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। Whenever we move from left to right along a period, the size of atom or atomic radius increases. साइज आपका बढ़ जाता है, ठीक है। बट अगर हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनका साइज सॉरी यहाँ घट जाएगा और यहाँ बढ़ जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट को कि whenever we move from left to right, the size of the atom decreases. क्या होता है? साइज घट जाता है। जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज एटम का बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना। रियली सॉरी फॉर माय मिस्टेक। तो ध्यान देना इस चीज का कि क्यों घट जाता है और क्यों बढ़ जाता है। इसके बारे में आपने क्लास 10 से पढ़ा होगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटम का साइज इसलिए कम हो जाता है, छोटा इसलिए हो जाता है, उसके पीछे वजह आपको बता देते हैं। देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर, आप ध्यान रखना, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं 1 बाय 1 का एटॉमिक नंबर बढ़ता चलेगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है और प्रोटॉन बढ़ते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है। क्या होगा? नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा।
तो लेफ्ट टू राइट चलने पर पॉजिटिव भी बढ़ जाता है, नेगेटिव भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इस वजह से लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज हमेशा डिक्रीज हो जाता है, राइट। अब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे हम आपसे कि व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द साइज ऑफ एटम कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम इंक्रीजेस। क्यों? जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस, तो यहां से वन बाय वन क्या होगा, हर एक पीरियड में एक नई शेल ऐड हो जाएगी। क्या होगा? जब हम टॉप टू बॉटम चलेंगे तो हर एक पीरियड में आपको एक नई शेल यहाँ पर इस तरह से दिखती जाएगी, लगातार एक शेल बढ़ती जाएगी। जब लगातार शेल बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियस से लेकर बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाएगा। ध्यान देना, न्यूक्लियस से बाहर की शेल का जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो एटम का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको क्या पूछा जाएगा। देखिए एक बार मैं फिर लिख लेता हूं, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझा रहा हूं, क्या बनेगा, ध्यान से समझिएगा। जब हम नाइट्रोजन से लेकर फास्फोरस की तरफ चलते हैं तो इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ध्यान देना, नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलने पर इनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक से लेके बिस्मथ तक इनका जो साइज होता है वो स्लोली बढ़ता है। मतलब यहां से जो एक्सपेक्ट करोगे वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे इसका जो पिकोमीटर में साइज है वो 70 पिकोमीटर है, यहाँ पर 110 पिकोमीटर के लमसम इसका साइज आएगा कोवेलेंट रेडियस का। आर्सेनिक का जो लगभग रहता है 120 पिकोमीटर के लमसम रहेगा। ठीक है, 121 के लमसम रहेगा। ठीक है, यहां से आपका जो रहेगा वो 141 पिकोमीटर रहेगा, और यहां से इसका रहता है 148 पिकोमीटर। तो मैंने एक रफली आइडिया आपको डाटा का दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा का थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। एक आइडिया समझिए, नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस की तरफ अगर आप चलते हैं तो 70 से लेके साइज में इंक्रीज कितना आता है कोवेलेंट रेडियस का, 70 to 110 कितना चेंज आया, 40 पिकोमीटर का। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, पहले क्वेश्चन समझिए, उसके बाद आपको जवाब समझ में आना है। लेकिन जब आर्सेनिक से लेके बिस्मथ में चलोगे तो यहाँ लगभग 20 का चेंज आएगा, और एंटीमनी से बिस्मथ में चलोगे तो लगभग केवल 7 का चेंज आएगा, 7 पिकोमीटर का। तो सवाल ये बनता है कि नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ मूव करते हैं तो साइज में बहुत ज्यादा चेंज, लार्ज चेंज आता है रेडियस में, लेकिन आर्सेनिक से लेके बिस्मथ की तरफ अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर साइज बहुत स्लोली बढ़ता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, जब हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलते हैं तो साइज ज्यादा बढ़ जाता है जितना एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन आर्सेनिक से लेके बिस्मथ की तरफ साइज बढ़ता तो है लेकिन स्लोली। तो इसका रीजन देखिए, इसके पीछे कॉज क्या है। देखिए इसके पीछे आप बताएंगे एस, पी, डी और एफ, ये होती है आपकी सबशेल। और यहाँ पर एक वर्ड आपको और सीखना पड़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। ध्यान देना, द वर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। तो ये जो ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, इस ऑर्डर में शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका घट जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर करूंगा व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट, राइट, व्हाट इज द शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, इस बारे में ध्यान देना। शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें बाहर के न्यूक्लियस, बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ध्यान देना, इट इज द रिडक्शन इन द न्यूक्लियस चार्ज ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात है, बाहर की एटम की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाता है,
क्योंकि इंटरनल जो शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, या रिपल्सन जाता है होता है इनर शेल्स के बीच में, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगा। तो इट इज द रिडक्शन इन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ध्यान देना, द वर्ड इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इस तरीके से बेटा आप लोग का कम हो जाता है। तो जवाब क्या बताएंगे इसका? बहुत सिंपल सा जवाब है, नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ बढ़ने पर इनका साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर S और P इलेक्ट्रॉन्स का जो रिपल्सन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन से लेके फास्फोरस की तरफ जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि लार्ज रिपल्सन, यानी कि लार्ज शील्डिंग इफेक्ट। इसकी लैंग्वेज में क्या लिखोगे? लार्ज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ S एंड P। यहाँ पर S और P एग्जिस्ट करती है, इनका रिपल्सन यानी कि इनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए साइज इनका एकदम से बढ़ जाता है। जब इनके बीच में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब किसी भी एटम में S और P ऑर्बिटल सबशेल एग्जिस्ट करती हैं तो इनके इनर शेल इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन का सेंस आता है इधर, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो बाहर के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इनका साइज बढ़ जाएगा। सिमिलरली इधर क्या बोलोगे? यहां आप बोलोगे इनके जवाब में पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलोगे? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ये ध्यान रखना, इनका क्या होता है बच्चों? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि यहां पर लाई करते हैं डी एंड एफ सबशेल, तो डी और एफ सबशेल का के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ने लगता है। इस वजह से यहाँ पर साइज धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन इतना ज्यादा होता है, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ रिड्यूस हो जाता है। इसको शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही आपका साइज बढ़ता है और साइज घटता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, एक टॉपिक आपका फिनिश हुआ, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको क्लियर किया है। सेकंड लास्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं, टॉपिक नंबर सेकंड है, बट लास्ट टॉपिक है। दूसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे आपसे। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपने छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, यहाँ से कौन सा क्वेश्चन बनेगा इस बारे में बात करता हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे किसी भी एटम की बाहर की सेल से, आइसोलेटेड गैसियस एटम की बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए, तो उसमें जो भी एनर्जी लगेगी उसको बोला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और फिर रिपीट कर रहा हूं, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इट इज नोन एज व्हाट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब चलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ध्यान देना, लेफ्ट टू राइट चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और टॉप टू बॉटम चलने पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो घट जाएगी। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, whenever we move from top left to right along the period, the ionization enthalpy increases, और टॉप टू बॉटम चलने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दिस? ध्यान देना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपको फंडामेंटल बता दिया है। जितने भी ट्रेंड हैं, अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की लास्ट जो बात आएगी वो लास्ट रुकेगी आके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ध्यान देना, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों बढ़ जाता है। इन शॉर्ट, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाती है। तो हम और क्या लिख सकते हैं?
और करके लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। क्या बताया? न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। राइट, अब चलते हैं आगे। अगला आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद अब हमारे आता है अगला कि जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो आप देखिए टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम का साइज बढ़ने लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। और एक और चीज, जब आप टॉप टू बॉटम चलते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, जितना एटम का साइज बड़ा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। ध्यान देना क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम। ध्यान देना, एटम का जो साइज होता है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, और जितना साइज छोटा होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। राइट, अब इसका एक और टॉपिक आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? जब किसी भी एटम से वन बाय वन जब इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बोला जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इस केस में क्या होता है कि लगातार आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली बढ़ती चली जाती है। जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1 ये सबसे कम होती है, फिर होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2 और सबसे लास्ट में होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3। ध्यान देना कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी लगातार बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक एटम में अभी आपको बताया जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। राइट, आप समझना सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का क्या होता है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लोगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी पॉजिटिव चार्ज तो नहीं रहा लेकिन नेगेटिव घट गया। तो क्या होगा, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो इसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी और ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। सपोज आपने एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा, अब इस बार दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्रोटॉन से, अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जितनी ज्यादा आप लगातार इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे उसमें जनरली आपको एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है। अब यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन आता है, वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, शॉर्ट में फिनिश करूंगा। ग्रुप नंबर 14 और ग्रुप नंबर 15 का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको भी बताया लेफ्ट टू राइट चलने पर इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या बनता है कि लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, हम सब जानते हैं, बट ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 14 के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, बट बहुत ज्यादा होती है, जितना आप एक्सपेक्ट करोगे उससे भी ज्यादा होती है। क्यों? इसका छोटा सा जवाब है बालकों, यहाँ का इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 और ये होगा बेटा NH2 NP3। तो बच्चों क्या बताएंगे आप, यहाँ पर NH2 NP2 यहाँ पर NH2 NP3। तो बेटा आप देखिए 15 ग्रुप के पास NH2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन है जो कि P3 कॉन्फ़िगरेशन पार्शियली फिल होता है, और ये ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है इन कंपैरिजन टू NH2 NP2। तो स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से ग्रुप नंबर 15 की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है जो एक्सपेक्ट होती है उससे भी ज्यादा होती है। तो यहां से जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, आगे टॉपिक में बात करेंगे जनरल ट्रेंड्स पर कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेके आऊंगा। वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में हमारे चैनल को शेयर करिए। आप लोग को हम 100% आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आप लोगों का साथ रहेगा तो हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो को लाते रहेंगे, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट और आपके शेयर हमारे लिए मोटिवेशन के कारण मिलते हैं। मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।